How are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome again to Pinky Goyal Commerce classes. In this video we cover the Indian economy तो जिसमें हम लोग एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर उसको रीड करेंगे बेटे, उसको स्टडी करेंगे कि आपको सबसे पहले आई होप यू मस्ट क्लियर ऑल द टॉपिक विच यू रीड और वॉच द वीडियोज़। तो आप इसको भी ध्यान से देखिए। तो इसमें आज हम लोग करेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले बेटे एनवायरनमेंट में जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपके आसपास का वातावरण जिसमें आपके जीवित, जिसमें एयर, वाटर, पॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो कि आपकी लिविंग को अफेक्ट करते हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, लैंड, रॉक, सनलाइट। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग, तो हम उसे इंक्लूड करें और उसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ अ फंक्शन एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को आपको यही मालूम है कि एनवायरनमेंट इज़ डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी, यानी कि इस ग्रह पर इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज विच आर इंक्लूडेड बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, जो कि आपकी लाइफ को, यानी कि आपकी लिविंग को अफेक्ट करते हैं। बायोटिक एलिमेंट्स में जो सांस ले सकते हैं, जो जीवित हैं, प्रमाण देते हैं आपको, तो जिसमें बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, ये सारी चीज़ें। और अबायोटिक जो नेचुरल गिफ्टेड हैं, लेकिन एक तरह से हम इसको अबायोटिक में कहते हैं एयर, वाटर, लैंड, रॉक्स और सनलाइट। तो अब कहते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शंस में बेटे, इट सप्लाई द रिसोर्सेज, यानी कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है या जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं अपनी जीवन को चलाने के लिए या हमारे जीवन के लिए और आगे अलग आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज दो तरह के इंक्लूड होंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि आपको नाम मालूम है, नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिकम डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड, जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिनको आप दोबारा से बना सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब आप उनको बगैर बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड, जो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज रिमेन अवेलेबल, यानी कि जो ख़त्म होने थे वो हो चुके हैं। कुछ एक जानवर्स हैं और जैसे कि कुछ एक रिसोर्सेज हैं जो डेप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हैं ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट एंड फिशेज़ इन द ओशियंस, और जो नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा से अवेलेबल नहीं करा सकते, रिन्यू नहीं करा सकते, तो जिनके कॉन्टिन्यूटी यूज़ करने से उनका ख़त्म हो सकता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड द यूज़, यानी कि उनका अधिक यूज़ करने से उनको ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे, इसी में ही डिफरेंस है कि इट एसिमुलेट वेस्ट, जो एनवायरनमेंट होता है सेकंड में। पहले तो उसने हमें ये बताया कि कितनी तरह के रिसोर्सेज हैं, कि यानी कि फर्स्ट जो फंक्शन है एनवायरनमेंट का कि इट सप्लाई द रिसोर्सेज। सेकंड, इट एसिमुलेट वेस्ट, यानी कि जो हमारा वेस्ट होता है, चाहे हम लोग ह्यूमन बींग्स का लगा लो, एनिमल्स का लगा लो, फैक्ट्रीज़ का लगा लो, जो हमारे काम का नहीं होता उनको एसिमुलेट करता है, यानी कि उनको अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। और तीसरा, इट सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटीज़, यानी कि ये जीवन भी देता है। जेनेटिक यानी कि जनरेट करने से, और बायो यानी कि दो मेल और फीमेल के मिलने से डाइवर्सिटी राइज होती है। नेक्स्ट, इट आल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरीज, यानी कि नेचुरल की सीनरीज। अगर आप लोग देखें कि बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखता है, या बारिश के बाद पहाड़ियाँ या पेड़ कितने साफ दिखते हैं, सनसाइन का, सनसेट का, और जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड द सीनरीज एक्सेट्रा।
तो एनवायरनमेंट इज एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस without any interruption as long as the demand on these function is within the carrying capacity, यानी कि जब तक इनकी मांग है और एनवायरनमेंट में इन सबको करने की कैपेसिटी है. तो दिस implies that the resources extraction is not above the rate of regeneration of resources and the waste generated are within the assimilate capacity of the environment. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बोली गई है कि रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन यानी कि उनको हमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि रीजनरेशन से इनका रेट कम हो, यानी कि आप इन रिसोर्सेज को उतना ही यूज़ किए जितने आप इनको रीजनरेट कर सकें और वेस्ट भी उतनी होनी चाहिए जितनी कि एनवायरनमेंट में उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हो, यानी कि वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. तो अब आगे क्वेश्चन आता है इसमें और ये क्या लिखना है, व्हाट हैपन व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन यानी कि आपका जो यूज़ करने की कैपेसिटी है वो रीजनरेशन से बढ़ जाए. आपको मालूम है कि अगर आप कोई चीज़ एक्सेस में यूज़ करते हो, मान लो आप अपने खर्चे, घर के एग्जांपल से ही लेते हैं कि आपकी आमदनी 1000 है लेकिन आप और आपकी सेविंग्स भी हैं तो आप 1000 से, लेकिन आप हर मंथ जितनी आप आय जनरेट करते हो, इनकम जनरेट करते हो 1000 की, उससे ज़्यादा के खर्चे कर देते हो. सपोज़ करो 1500 या 1200 ही खर्चा कर देते हो, तो आपकी इनकम तो 1000 है लेकिन अब उसमें से 200 या 500 रुपये आपने अपनी सेविंग में से निकालेंगे और अगर आप कॉन्टिन्यूटी में ऐसा करते रहेंगे तो आपकी एक दिन जो सेविंग्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी. इसी तरह से अगर आप अपने रिसोर्सेज का यूज़ रीजनरेशन से ज़्यादा करेंगे तो वो रिसोर्सेज आपके डेप्लिसिट तो होंगे ही होंगे और आपका एग्जॉस्टिव हो जाएंगे यानी कि ख़त्म हो जाएंगे. द एनवायरनमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स थर्ड एंड वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ सस्टेंस. और जो एनवायरनमेंट का तीसरा फंक्शन है जिसमें कि वो कहता है कि आपकी लाइफ सस्टेनेबल है, क्योंकि इससे रिज़ल्ट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी लाइफ का जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लाइफ यहाँ पर पृथ्वी पर सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस इज़ द सिचुएशन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो क्या क्या क्राइसिस हैं देखिए. सबसे पहला क्या क्या दिक्कतें हैं जो हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस को कर रहे हैं. तो मेन जो है द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड द एफ्लुएंट, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड हैव प्लेस्ड अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन द एनवायरनमेंट इन टर्म ऑफ इट्स फर्स्ट टू फंक्शन. पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो डेवलपमेंट कर ली, यानी कि उन्होंने तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया. अब इसका जो मेन अब बाकी जो स्ट्रेस है कि अब एनवायरनमेंट को भी नहीं ख़राब करना और डेवलपमेंट भी करनी है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ पर आ गई. जैसे कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. अगर आप लोग फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो चीज़ अब हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उन्होंने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया, यानी कि यूज़ कर लिया. एक्सेसिव यूज़ होने के कारण उन्होंने तो अपनी डेवलपमेंट कर ली, बना ली, लेकिन अब दिक्कत किस पर आ रही है, जब हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ पर. तो उन्होंने दो कंडीशंस जो फंक्शंस हैं उन्होंने क्या किया है देखिए. मैनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं कुछ एक रिसोर्सेज, एंड द वेस्ट जनरेटेड, और उसके बाद जो वेस्ट जनरेट होता है, आर बियॉन्ड द एब्जॉर्बिटिक कैपेसिटी, यानी कि जो वेस्ट हो रहे हैं वो एब्जॉर्बिटिक कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहे हैं. एब्जॉर्बिटिक कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब द डिग्रेडेशन, यानी कि वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी. तो रिजल्ट क्या हो रहा है, वी आर टुडे एट द थ्रेशोल्ड ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस. फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं. फॉरेन कंट्रीज़ ने इंडस्ट्रियल में खुद को सक्षम बना लिया और मुसीबत को दूसरे देशों पर डाल दिया एक तरह से. तो उससे क्या हुआ, जो आज आप लोग ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, क्योंकि ओजोन परत तो वर्ल्ड में हमारे पास एक ही है, तो ओजोन परत में जो ओजोन लेयर है उसमें वो वहीं से तो आया है. लेयर में जो आपका छेद है वो वहाँ पे एक्सेसिव यूज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के कारण ही तो पॉल्यूशन हुआ. द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ पॉल्यूटेड एंड ड्राई अप रिवर्स, पानी सुखा दिया नदियों का, और अदर एक्वीफायर मेकिंग वाटर एंड इकोनॉमिक गुड. क्लियर. तीसरा देखिए, द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन, यानी कि
इंटेंसिव और एक्सटेंसिव use of both renewable and non-renewable resources are exhausted some of these vital resources. उनको कहा कि आज compelled to spend huge amount on technology, यानी कि उन्होंने एक्सेस में यूज़ किया और अब वो कंपेल करते हैं कि उन रिसोर्सेज को यूज़ करो टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज, कि नए रिसोर्सेज को भी ढूंढो। अभी अब देखो सोलर एनर्जी को तो ढूंढ लिया, सोलर एनर्जी का तो, लेकिन वो महंगी है। डेवलप कंट्रीज़ में तो ठीक है, इट्स ओके, वो पे कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हर लोग पे नहीं कर सकते। और जबकि वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ये प्रेशर डाल रही हैं कि आप अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करो या उन अपने रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी पर लगाओ जिससे कि वो सर्च करें और भी रिसोर्सेज को। फिर एडिड टू दीज आर द हेल्थ कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेड, और टेक्नोलॉजी के मोर यूज़ से आपकी हेल्थ का भी डिग्रेड होता है। तो डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, यानी कि 70% ऑफ वाटर इन इंडिया इज़ पॉल्यूटेड हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस। हैंस द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ आल्सो राइजिंग। खर्चा होगा लेकिन डेवलपमेंट पे नहीं होगा, वो हेल्थ पे हो रहा है। फिर ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये भी तो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये भी तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को इनको सुधार करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। देखिए, वाटर बॉडीज स्मॉल स्नो फेड हिमालयन स्ट्रीम आर द फ्यू फ्रेश वाटर सोर्सेज दैट रिमेन अनपोल्यूटेड। सिर्फ कुछ एक रिसोर्सेज रह गए हैं जो कि अनपोल्यूटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी इंडस्ट्रीज़ इतनी नहीं हैं या गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा केयरिंग से। तो थर्स इट इज़ क्लियर दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट आर हाई, यानी कि अगर आप नेचर से उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो नाउ सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। अर्ली डेज़ में आप लोगों ने देखा कि जब सिविलाइजेशन जस्ट बिगन हुई थी, या अगर आप लोग कहें कि वो स्टेज जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी और बिफोर जब जो बाकी कंट्रीज़ थी वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, यानी कि इतना डिमांड में नहीं था, इतना वो नहीं था। द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन देयर सप्लाई, यानी कि जो हमें नेचुरल सर्विसेज थी या रिसोर्सेज थी उनकी डिमांड कम थी, उनकी सप्लाई ज़्यादा थी। अभी कोविड-19 में देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद था, यानी कि सारी आउटपुट बंद थी, कोई लोग आ जा नहीं सकते थे, तो पॉल्यूशन नहीं होता था, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो इससे क्या होता था कि देखो कितना अच्छा वातावरण हो गया था, लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही थी हेल्थ से रिगार्डिंग, लेकिन इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ रही थी। तो इट मीन्स दैट पॉल्यूशन वॉज विद इन द एब्जॉर्बेटिक कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट वहाँ पर उत्पन्न हो रहा था ह्यूमन बीइंग से, उसको एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी। एंड द रेट of resource extraction was less than the rate of regeneration of these resources। तो हाँ, एनवायरनमेंट ने कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं की, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता रहा और लोगों की जो लालच है, ग्रीडीनेस है, वो बढ़ती रही, तो ग्रोइंग नीड्स ऑफ द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, थिंग्स चेंज। रिजल्ट क्या हुआ? डिमांड फॉर रिसोर्सेज बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ज़्यादा होने लगी, रीजनरेशन से भी। फिर प्रेशर एब्जॉर्बेटिक कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्रीज्ड टर्मसली, यानी कि उसके ऊपर रीजनरेशन के ऊपर बढ़ा। दिस हैज़ रिजल्ट अ रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, दैट इज़ नाउ वी आर फेसिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर विद इंक्रीज इन डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज बट सप्लाई इज़ लिमिटेड, सप्लाई तो बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि प्राकृतिक ने जितने अपने रिसोर्सेज देने हैं उतने ही देगी। तो एनवायरमेंटल इशू ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन हैव बिकम द क्रिटिकल टुडे। देखिए, दामोदर वैली इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन। तो पॉल्यूशन फ्रॉम द हैवी इंडस्ट्रीज अलोंग द बैंक ऑफ दामोदर रिवर आर कन्वर्टिंग इट इनटू एन इकोलॉजिकल डिजास्टर। ये एक तरह से इकोलॉजिकल डिजास्टर आने के चांसेस हैं। वी मूव टू द सेकेंड टॉपिक, स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट। देखिए, इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज।
in terms of rich quality of soil, hundreds of rivers, tributaries, lushly green forest, plenty of mineral deposit beneath the land surface, vast स्क्रैच ऑफ इंडियन ओशियन रेंजेस ऑफ माउंटेन। अब जैसे अगर बात किया जाए कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए द ब्लैक सॉइल ऑफ द डिकेन प्लेट्यू जो पार्टिकुलरली कल्टीवेट यूज़ होती है कॉटन के लिए, तो इसने कंसंट्रेशन किया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इस रीजन में। फिर इंडो जेनेटिक प्लेन है जहाँ पर स्प्रेड फ्रॉम अल्बेरियन सी टू द बे ऑफ बंगाल, ये मोस्ट फर्टाइल इंटेंसिव कल्टिवेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया गया। फिर जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो ग्रीन कवर को प्रोवाइड करते हैं मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और यहाँ पर जंगल घने होने के कारण नेचुरल कवर ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ। फिर लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर कोल एंड नेचुरल गैसेस फाउंड इन द कंट्री। तो इंडिया अलोन अकाउंट फॉर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड टोटल आयरन ओर हिमसेल्फ, यानी कि विश्व का 20% जो लोहा है वो इंडिया में कोयला और लोहा इस्पात यानी कि इंडिया में मिलता है। फिर बॉक्साइट, कॉपर, कॉर्मेट, डायमंड, इतने सारे जो अच्छे आपके डायमंड्स हैं, गोल्ड है, लीड है, ये भी सारे के सारे अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। अब वो कहते हैं कि आज इंडिया को कौन कौन से चैलेंजेस एनवायरनमेंट को कंसर्न करने के लिए डरा रहे हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन कौन सी मुसीबतें हैं। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन इंडिया हैव रिजल्ट इन प्रेशर ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो बात सही है कि अगर आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ छेड़खान करते हैं तो प्राकृतिक आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। और इसका जीता जागता उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, अब कोविड-19 है, पूरे विश्व को इसने अपने आप देखा जाए तो एक तरह से एनवायरनमेंट ने अपने आप को टोटल बैलेंस कर लिया। तो द थ्रेट टू, लेकिन उसके बावजूद भी जिसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग पे पड़ता है, द थ्रेट टू इंडियन एनवायरनमेंट पोजेस अ डिक्टोमनी। क्या क्या है? थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉवर्टी का भी बहुत बड़ा हाल है, गरीबी में लोग काम नहीं मिलता लेकिन कंजम्पशन करते हैं वो। फिर थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम अफ्लुएंस एंड अ रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका भी बैड इम्पैक्ट है, जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन आर सम एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट। तो इसके बाद आगे इसमें अगर आप लोग देखेंगे लैंड डिग्रेड होती है, क्योंकि land in India suffer from varying degrees and types of degradation stemming mainly from unsustainable use and inappropriate management practices। तो जैसे फैक्टर क्या है कि वेजिटेशन ड्यू टू जो डिफॉरेस्टेशन है, लोग आजकल जो लोग हैं वो अपनी सहूलियत के अनुसार जंगलों को काटते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को लगा रहे हैं, तो उससे भी लैंड डिग्रेड हो रही है, क्योंकि लैंड का डिग्रेड होने का मकसद ये है अनसस्टेनेबल फूड एंड फोडर एक्सट्रैक्शन। हम सस्टेनेबल फ्यूल को यानी कि जंगलों को काटते ही जा रहे हैं, फोडर एक्सट्रैक्ट करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, यानी कि फॉरेस्ट लैंड को भी हमने अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लिया। एंड फॉरेस्ट फायर एंड ओवरगेजिंग, लोगों का डिपेंडेंट। तो यहाँ पे जैसे नॉन अडोप्टेशन ऑफ एडवोकेट सॉइल कन्वर्जन मेजर, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, इनडिस्क्रिमिनेशन यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड का बहुत यूज़ करते हैं, जिससे कि लैंड डिग्रेड हो जाती है। फिर इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन। भारत में जो कृषि है वो मेन उद्योग है, यानी कि मेन एक प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी आज हम प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम को नहीं कर पाए हैं। ये भी एक लैंड डिग्रेड का बहुत बड़ा कारण है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी, यानी कि हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर चुके हैं, जिससे कि पानी का जो स्तर है वो और भी नीचे चला गया है। फिर ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल। ये देखिए डिफॉरेस्टेशन के कारण बायोडाइवर्सिटी और लॉस एंड एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वही वायु को भी साफ़ करते हैं, मिट्टी को पकड़े रहते हैं और वातावरण को साफ़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इंडिया ने 17% ह्यूमन बर्ड
यानी कि इंडिया सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 17% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन एंड 20% ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी कि जीवित व्यक्ति ह्यूमन बींग्स में 20% पूरे वर्ल्ड का और जो जानवर हैं उनका 20%। ऑन मेयर 2.5% ऑफ वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया, पूरे विश्व के 2.5% जोग्राफिकल एरिया पर आपके इतने सारे लोग रहते हैं। तो हाई डेंसिटी हुई पॉपुलेशन एंड द लाइफ स्टॉक एंड द कंपीटिटिंग यूज़ ऑफ लैंड, क्योंकि अगर आप लोग हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है तो बच्चे वहाँ पर जो लैंड है उसको भी यूज़ करते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री की लैंड हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, ह्यूमन सेटलमेंट हो गई एंड इंडस्ट्रीज एक्सर्ट हो गई एमलेस प्रेशर ऑन कंट्रीज फाइनाइट लैंड रिसोर्सेज। तो वो जितने भी मान लो किसी न किसी तरीके से जो फॉरेस्ट्री के लिए लैंड है उसको हम डिफरेंट तरीक़ों में यूज़ करेंगे फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ कंजम्पशन। फिर द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री इज़ ओनली 0.08 हेक्टेयर अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 0.47 हेक्टेयर टू मीट द बेसिक नीड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, सॉइल का इरोजन भी इसी तरीके से हो रहा है कि सॉइल इरोजन क्या होती है, पेड़ों को काटने से होती है। अगर उसमें पेड़ ज़्यादा होंगे तो वो बांध के रखेंगे, लेकिन ड्यू टू हायर population pressure, estimate of soil erosion show that soil is being eroded at the rate of 5.3 billion tons। कितनी बड़ी मात्रा में वो हमारा लॉस होता है कंपनी का जो उसमें, क्योंकि जो भूमि होती है उसमें 0.8 मिलियन टन्स नाइट्रोजन, 1.8 मिलियन टन ऑफ फास्फोरस एंड 26.3 मिलियन टन्स ऑफ पोटाशियम। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस ड्यू टू द इरोजन ऑफ सॉइल। फोर्थ, एयर पॉल्यूशन, ये भी हमारे लिए बहुत मुसीबत है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। आज आप लोगों को मालूम है कि इंडिया ने अपनी जो मेन थीम रखी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर रखी। एयर पॉल्यूशन इज़ वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज़। क्यों? क्योंकि उसके व्हीकल्स मेजर कंट्रीब्यूटर हैं उसमें, क्योंकि पहले आप थर्मल प्लांट्स भी हैं, पहले आप देखते थे कि एक घर में एक ही व्हीकल होता था, लेकिन आज जितने मेंबर्स घर में होते हैं उनसे एक फालतू या एक स्पेयर व्हीकल होता है। ड्यू टू टोटल एयर पॉल्यूशन लोड, क्योंकि व्हीकल ज़्यादा हो गए, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हो गई, थर्मल प्लांट्स ज़्यादा हो गई। इंडिया इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, बट दिस स्टेटस हैज़ ब्रॉट with it unwanted and unanticipated consequence, यानी कि unplanned urbanization, pollution and the risk of accident। इंडिया में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने 17 कैटेगरीज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको सिग्निफाइड किया है कि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं। कौन कौन सी? वो लार्ज स्केल और मीडियम स्केल में है। तो वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द सेंटर एंड स्टेट, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला, जिससे कि अडॉप्ट अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसमें अभी हमारे को बहुत दूर हैं हम लोग। डेवलपमेंट टू एनहेंस आवर करंट लिविंग स्टाइल विदाउट कंसर्न फॉर द पोस्टेरिटी विल डिप्लीट, यानी कि बगैर हम फ्यूचर की सोचे समझे आज अपने करंट स्टाइल को एनहेंस कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को बोथ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू बेटे। आज इसमें अब जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, स्टेट एनी 4 प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ इंडिया, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन यही बताना है कि कौन से प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ इंडिया हैं। तो जिसमें आपके चारों पॉल्यूशन आ जाएंगे, एयर पॉल्यूशन जो हमने डिस्कस किया, वाटर कंटामिनेशन, सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेट टू इंडियाज़ एनवायरनमेंट पोज अ डिक्टोमनी, नेम दिस। एनवायरनमेंट को कौन कौन सी चीज़ें ख़राब कर रही हैं? जो थ्रेट है, पॉवर्टी पहला, क्योंकि पॉवर्टी गरीबी है, लोगों के पास कोई एनवायरनमेंट को, क्योंकि उनके पास आउटपुट करने के कोई सोर्सेज नहीं है ना, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो खाने में काम कर सकते हैं, कंजम्पशन तो वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको ये क्लियर ही है कि कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो, और वो कंजम्पशन करेंगे ही। जब कंजम्पशन होगी तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट होगा ही होगा। तो थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम अफ्लुएंस एंड अ रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, और पॉल्यूशन का मैंने अभी आपको बताया ही है।
Next question. India is one of the 10 most industrialized nations of the world, but this status has brought it with अनवांटेड एंड एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज. स्टेट द कॉन्सिक्वेंस. अभी हमने ये क्वेश्चन किया था जिसमें कि नेशन तो मतलब टॉप 10 में तो आ गया है, लेकिन इसको फिर भी पॉल्यूशन का करना पड़ता है. तो कौन कौन सी हैं वो? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन एंड द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द CPCB Central Pollution Control Board has identified categories of industries large and medium scale. तो 17 इंडस्ट्रीज अभी हम लोगों ने बात की थी, तो आंसर इज हेयर 17. नेक्स्ट, बिफोर डूइंग now if you like the videos, please share the videos and subscribe the channel for my motivation, ताकि आप लोगों को इससे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें, ताकि इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या आपके ट्रू फॉल्स हैं, जो नया पैटर्न अलाउड हुआ है CBSE ने हमें अभी कहा है, तो उसके हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.